हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट कूड लर्निंग। सो आज इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में एनजीओ नाम का एक प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। यह प्रोजेक्ट पहले ही बनाया जा चुका है, पर आज हम ऑडियो के साथ इस प्रोजेक्ट को पुनः बनाएंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक को ओपन करेंगे, स्टैंडर्ड EXE फॉर्म को ऐड करेंगे, प्रोजेक्ट विंडो पर राइट क्लिक करके MDI फॉर्म को ऐड करेंगे। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस MDI से ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें एक विंडो को पेरेंट तथा शेष अन्य विंडोज को चाइल्ड कहा जाता है। सभी चाइल्ड विंडोज पेरेंट विंडो के अंदर प्रदर्शित होती है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सभी चाइल्ड विंडोज के लिए पेरेंट विंडो एक कंटेनर का कार्य करती है। MDI के माध्यम से ऐसी एप्लीकेशन बनाई जा सकती है जिसमें एक और अधिक फाइल को ओपन किया जा सकता है। सभी चाइल्ड विंडोज को इच्छानुसार मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जा सकता है। यह कार्य केवल पेरेंट विंडो के अंदर ही होगा। MDI फॉर्म के नेम प्रॉपर्टी में इसका नाम MDI तथा इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में इसका कैप्शन MDI रखेंगे। MDI फॉर्म की हाइट प्रॉपर्टी को 13,815 तथा विड्थ प्रॉपर्टी को 28,125 सेट करेंगे। MDI फॉर्म में मेन्यू बार को ऐड करेंगे। मेन्यू बार को ऐड करने के लिए टूल मेन्यू में मेन्यू एडिटर टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से मेन्यू एडिटर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मेन्यू एडिटर डायलॉग बॉक्स में कैप्शन ऑप्शन में मास्टर टाइप करेंगे, नेम ऑप्शन में MDI मास्टर टाइप करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तथा सब मेन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब पुनः कैप्शन ऑप्शन में मेंबर टाइप करेंगे तथा नेम ऑप्शन में MNU मेंबर टाइप करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब कैप्शन ऑप्शन में ट्रांजैक्शंस टाइप करेंगे तथा नेम ऑप्शन में MNU ट्रांजैक्शंस टाइप करेंगे। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके सब मेन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कैप्शन ऑप्शन में कलेक्शन तथा नेम ऑप्शन में MNU कलेक्शन टाइप करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। कैप्शन ऑप्शन में एक्सपेंडिचर तथा नेम ऑप्शन में MNU एक्सपेंडिचर टाइप करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। कैप्शन ऑप्शन में रिपोर्ट्स तथा नेम ऑप्शन में MNU रिपोर्ट्स टाइप करेंगे। सब मेन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कैप्शन ऑप्शन में कलेक्शन रिपोर्ट तथा मेन्यू ऑप्शन में MNU कलेक्शन रिपोर्ट टाइप करेंगे। अंत में ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर MDI फॉर्म में ये सभी मेन्यू तथा सब मेन्यूज ऐड हो जाएंगे। मेंबर फॉर्म को डिज़ाइन करना। पहले से ऐड किए हुए फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस फॉर्म की नेम प्रॉपर्टी में FRM मेंबर्स तथा कैप्शन प्रॉपर्टी में मेंबर्स तथा MDI चाइल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू करेंगे। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को फिक्स्ड सिंगल सेट करेंगे। फॉन्ट प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट साइज को 15 सेट करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे। मेंबर फॉर्म में लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप द्वारा ऐड करेंगे। इसकी नेम प्रॉपर्टी में इसका नाम लेबल 1 तथा इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में मेंबर नेम टाइप करेंगे। फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप द्वारा ऐड करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी में इसका नाम TXT नेम तथा टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ब्लैंक छोड़ देंगे।
फॉर्म में ड्रैग एंड ड्रॉप द्वारा लेबल को ऐड करेंगे। इसकी नेम प्रॉपर्टी में इसका नाम लेबल 2 रहने देंगे तथा कैप्शन प्रॉपर्टी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग टाइप करेंगे। डेट और टाइम को यूज करने के लिए विजुअल बेसिक में एक DT पिकर नाम का कंट्रोल उपस्थित होता है। अपने प्रोजेक्ट में DT पिकर को ऐड करने के लिए टूल बार पर राइट क्लिक करके कंपोनेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओपन डायलॉग बॉक्स में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल 2 6.0 को सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से टूल बॉक्स में DT पिकर ऐड हो जाएगा। टूल बॉक्स में से DT पिकर को ड्रैग ड्रॉप द्वारा फॉर्म में ऐड करेंगे। DT पिकर की नेम प्रॉपर्टी में DT पिकर 1 टाइप करेंगे। फॉर्म में कमांड बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप द्वारा ऐड करेंगे। इसकी नेम प्रॉपर्टी में इसका नाम CMD सेव टाइप करेंगे तथा इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में सेव टाइप करेंगे। फॉर्म में एक और कमांड बटन को ड्रैग ड्रॉप द्वारा ऐड करेंगे। इसकी नेम प्रॉपर्टी में इसका नाम CMD डिलीट टाइप करेंगे तथा कैप्शन प्रॉपर्टी में डिलीट टाइप करेंगे। डेटा को रिपोर्ट में शो करने के लिए लिस्ट व्यू कमांड का भी प्रयोग किया जाता है। लिस्ट व्यू कमांड आइटम के कलेक्शन को विभिन्न व्यूज में प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इन व्यूज में लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट तथा डिटेल होते हैं। अपने प्रोजेक्ट में लिस्ट व्यू को ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। इस मेन्यू में से कंपोनेंट्स टैब को सेलेक्ट करेंगे। इससे कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल 6.0 XP6 को सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से टूल बॉक्स में लिस्ट व्यू ऐड हो जाएगा। टूल बॉक्स में से लिस्ट व्यू को ड्रैग ड्रॉप द्वारा फॉर्म पर ऐड करेंगे। लिस्ट व्यू की नेम प्रॉपर्टी में LV टाइप करेंगे। व्यू प्रॉपर्टी के ड्रैग ड्रॉप लिस्ट में से LVW रिपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट व्यू पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। इस ओपन हुए डायलॉग बॉक्स में कॉलम हेडर टैब पर क्लिक करेंगे। इस टैब में इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से लिस्ट व्यू में एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इस कॉलम हेडर का नाम ID टाइप करेंगे। अब पुनः इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से लिस्ट व्यू में दूसरा कॉलम ऐड हो जाएगा। इस कॉलम हेडर का नाम नेम टाइप करेंगे। अब पुनः इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से लिस्ट व्यू में तीसरा कॉलम ऐड हो जाएगा। इस कॉलम हेडर का नाम DOJ टाइप करेंगे तथा इसकी विड्थ 2000 सेट करेंगे। अंत में ओके बटन पर क्लिक करेंगे। MDI फॉर्म को सेलेक्ट करके मास्टर मेन्यू में मेंबर्स टैब पर क्लिक करेंगे। इससे मेंबर्स मेन्यू का प्रोसीजर ओपन हो जाएगा। इस प्रोसीजर में मेंबर फॉर्म का नाम FRM मेंबर्स को टाइप करेंगे। डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करके मेंबर फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है। इन प्रॉपर्टीज में से शो प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे। MDI फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट मेन्यू पर क्लिक करके प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज टैब को सेलेक्ट करेंगे। ओपन हुए डायलॉग बॉक्स में जर्नल टैब में स्टार्टअप ऑब्जेक्ट के ड्रैग एंड ड्रॉप बॉक्स में से MDI को सेलेक्ट करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। स्टैंडर्ड टूल बार के रन बटन पर क्लिक करने से MDI फॉर्म रन हो जाएगा। जब मास्टर मेन्यू पर क्लिक करके मेंबर टैब पर क्लिक करेंगे तो मेंबर वाला फॉर्म शो हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Hello everyone, I welcome you all at Code Learning. So today in this video we will discuss about how to connect database to NGO project. प्रोजेक्ट में डेटाबेस को उपयोग में लेने के लिए कनेक्शन की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्ट में कनेक्शन बनाने के लिए ADO ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। रिकॉर्ड सेट डेटाबेस से डेटा को निकालने, डेटा में बदलाव करने और डेटा को अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग मुख्यतः टेबुलर डेटा को प्रयोग में लेने के लिए किया जाता है।
रिकॉर्ड सेट को ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट मेनू में रेफरेंस टैब पर क्लिक करेंगे। ओपन हुए डायलॉग बॉक्स में से माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट 2.1 लाइब्रेरी तथा माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड सेट 2.8 लाइब्रेरी को सेलेक्ट या चेक करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे। एडीयू को ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट मेनू में कंपोनेंट्स टैब पर क्लिक करेंगे। ओपन हुए डायलॉग बॉक्स में से माइक्रोसॉफ्ट एडीयू डेटा कंट्रोल 6.0 को सेलेक्ट या चेक करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे। टूल बॉक्स में से ADUDC को MDI फॉर्म पर ड्रैग ड्रॉप द्वारा ऐड करेंगे। कनेक्शन बनाने के लिए हमें कनेक्शन स्ट्रिंग की आवश्यकता होगी। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए ADUDC1 पर राइट क्लिक करेंगे तथा ADUDC1 की प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। ओपन हुए डायलॉग बॉक्स में यूज कनेक्शन स्ट्रिंग के बिल्ड बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन हुए डायलॉग बॉक्स में माइक्रोसॉफ्ट जेट 4.0 OLEDB प्रोवाइडर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन हुए डायलॉग बॉक्स में सेलेक्ट और एंटर डेटाबेस नेम के ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन हुए डायलॉग बॉक्स में NGO डेटाबेस को सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट कनेक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। यदि टेक्स्ट कनेक्शन सक्सीडेड का मैसेज बॉक्स आ जाएगा तो हमारे द्वारा बनाया गया कनेक्शन सही है, और यदि टेक्स्ट कनेक्शन फेल्ड का मैसेज बॉक्स आए तो कनेक्शन को पुनः बनाना पड़ेगा। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने से हम ADUDC1 के प्रॉपर्टीज पेज पर वाले डायलॉग बॉक्स पर आ जाएंगे। इस डायलॉग बॉक्स में यूज कनेक्शन स्ट्रिंग के टेक्स्ट बॉक्स में बने हुए कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे। बनाए गए कनेक्शन को पूरे प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए एक मॉड्यूल में सेव करेंगे। मॉड्यूल वह स्थान होता है जहां विभिन्न प्रकार के प्रोसीजर, वेरिएबल्स आदि को डिफाइन किया जाता है। मॉड्यूल को प्रोसीजर में ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट विंडो पर राइट क्लिक करके मॉड्यूल को ऐड करेंगे। मॉड्यूल में पब्लिक न्यू कीवर्ड की सहायता से कनेक्शन का एक वेरिएबल CNN बनाएंगे। MDI फॉर्म को ओपन करके बनाए गए कनेक्शन स्ट्रिंग को CNN वेरिएबल द्वारा यूज मिलेंगे। इसके लिए CNN.open मेथड का यूज करके कनेक्शन स्ट्रिंग को डबल कोट में पेस्ट करेंगे। इस तरह NGO वाला डेटाबेस पूरे प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट कूड लर्निंग। सो आज इस वीडियो में हम डेटा को टेबल में सेव करना सीखेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। DMI एक कीवर्ड है जो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इस कीवर्ड का प्रयोग वेरिएबल के डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें स्ट्रिंग का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम DMI स्ट्रिंग नेम एज स्ट्रिंग टाइप करेंगे। ट्रिम एक स्ट्रिंग मेथड है जो स्ट्रिंग के लेफ्ट तथा राइट तरफ के रिक्त स्थानों को हटाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फील्ड्स रिकॉर्ड सेट की एक प्रॉपर्टी है जो टेबल के प्रत्येक कॉलम या फील्ड तक पहुंच प्रदान करती है, अर्थात टेबल के प्रत्येक कॉलम को इस प्रॉपर्टी से एक्सेस किया जा सकता है। रिकॉर्ड काउंट रिकॉर्ड सेट की एक प्रॉपर्टी है जो रिकॉर्ड्स की संख्या को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। ओपन रिकॉर्ड सेट का एक मेथड है जो डेटाबेस को ओपन करने तथा टेबल के रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्लोज रिकॉर्ड सेट का एक मेथड है जो रिकॉर्ड सेट को बंद करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। EOF रिकॉर्ड सेट की एक प्रॉपर्टी है जो करंट रिकॉर्ड की स्थिति लास्ट रिकॉर्ड के बाद हो तो ट्रू रिटर्न करता है, अन्यथा फॉल्स रिटर्न करता है। एग्जीक्यूट कनेक्शन का एक मेथड है जो स्पेसिफिक क्वेरी SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह रिजल्ट को रिकॉर्ड सेट में स्टोर करता है। DMI कीवर्ड द्वारा वेरिएबल RS को डिक्लेयर करके न्यू तथा एस कीवर्ड द्वारा उसका डेटा टाइप रिकॉर्ड सेट डिफाइन किया गया है। एक अन्य वेरिएबल V मेंबर कोड को डिक्लेयर करके इसका डेटा टाइप एस कीवर्ड द्वारा लॉन्ग डिफाइन किया गया है। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दी गई है यदि trim txt name.text की वैल्यू ब्लैंक हो तो मैसेज बॉक्स में कैन नॉट सेव ब्लैंक डिस्प्ले होगा। यदि trim txt name.text ब्लैंक हो तो एग्जिट स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है। एग्जिट स्टेटमेंट का प्रयोग
सब प्रोसीजर के एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। रिकॉर्ड सेट के ओपन मेथड का प्रयोग मास्टर्स टेबल को ओपन करने के लिए किया गया है। rs.open select id from masters order by id, cnn, add open dynamic, add log read only टाइप किया गया है। सेलेक्ट स्टेटमेंट का प्रयोग डेटाबेस में से एक या अधिक टेबल्स से डेटा को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट लिखने के बाद कॉलम्स का नाम लिखा जाता है, उसके बाद फ्रॉम क्लॉज लिखा जाता है तथा फ्रॉम क्लॉज के बाद टेबल का नाम लिखा जाता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट में एस्ट्रिक का उपयोग सभी कॉलम्स को प्रयोग में लेने के लिए किया जाता है। CNN कनेक्शन का एक वेरिएबल है। ऐड ओपन डायनामिक तथा ऐड लॉक रीड ओनली एडीयू की कांस्टेंट वैल्यूज है, जिसका उपयोग रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट के व्यवहार को सेट करने के लिए किया जाता है जब इसे डेटा एक्सेस के लिए ओपन करते हैं। ऐड ओपन डायनामिक रिकॉर्ड सेट के लिए एक डायनामिक कर्सर स्पेसिफाई करता है। इसका अर्थ है कि अन्य यूजर्स द्वारा डेटा या रिकॉर्ड सेट में किए गए एडिशन, अपडेशन, डिलीशन को शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐड लॉक रीड ओनली रिकॉर्ड सेट में रिकॉर्ड्स को केवल रीड करने के लिए तथा डेटा में कोई परिवर्तन नहीं करने के लिए स्पेसिफाई किया जाता है। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दी गई है, यदि rs.recordCount ग्रेटर देन 0 हो तो rs.moveLast द्वारा रिकॉर्ड पॉइंटर को लास्ट रिकॉर्ड की तरफ मूव कर दिया जाएगा तथा वेरिएबल vMember कोड में rs.fieldid.value +1 की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। यदि यह कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स स्टेटमेंट में वेरिएबल vMember कोड की वैल्यू 1 स्टोर होगी। एंड इफ द्वारा इफ एल्स स्टेटमेंट को बंद किया गया है, rs.close द्वारा रिकॉर्ड सेट को बंद किया गया है। CNN के एग्जीक्यूट मेथड में इंसर्ट इनटू क्वेरी का उपयोग किया गया है। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का प्रयोग टेबल में डेटा की न्यू रो को ऐड करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट में पहले इंसर्ट इनटू को लिखा जाता है, उसके बाद टेबल का नाम लिखा जाता है। स्मॉल ब्रैकेट में कॉलम्स के नाम को कॉमा द्वारा सेपरेट करके लिखा जाता है, उसके बाद वैल्यूज़ को लिखा जाता है तथा लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट में वैल्यूज़ को कॉमा द्वारा सेपरेट करके लिखा जाता है। % ऑपरेटर का उपयोग 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे यह स्ट्रिंग्स एक सिंगल तथा लॉन्ग स्ट्रिंग में चेंज हो जाती है। MX एक्सेस के रिजर्व्ड कीवर्ड को प्रयोग में लेने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का प्रयोग किया जाता है। डेटा को टेबल में सेव करने के लिए इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। फॉर्मेट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो नंबर्स, डेट एंड टाइम आदि की वैल्यूज़ को स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। DD, MMM, YY शॉर्ट डेटा के लिए फॉर्मेट है। अगर डेटा टेबल में सेव हो जाएगा तो मैसेज बॉक्स में डेटा सेव का मैसेज शो होगा। TXT नेम की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ब्लैंक सेट करेंगे तथा DD picker1 की वैल्यू प्रॉपर्टी में डेट को सेट करेंगे। इस तरह से मेंबर्स टेबल में डेटा सेव हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टेबल में सेव हो जाएगा तो मैसेज बॉक्स में डेटा सेव का मैसेज शो होगा। TXT नेम की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ब्लैंक सेट करेंगे तथा DD picker1 की वैल्यू प्रॉपर्टी में डेट को सेट करेंगे।
इस तरह से मेंबर्स टेबल में डेटा सेव हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेंबर फॉर्म को एमडीआई फॉर्म के सेंटर में लाना। मेंबर फॉर्म को एमडीआई फॉर्म के सेंटर में लाने के लिए मेंबर फॉर्म को ओपन करेंगे, फॉर्म पर डबल क्लिक करेंगे। ऐसा करने से फॉर्म का लोड प्रोसीजर ओपन हो जाएगा। इस प्रोसीजर में me.left इक्वल टू ब्रैकेट mdi.width माइनस me.width डिवाइडेड बाई 2 तथा me.top इक्वल टू mdi.height माइनस me.height डिवाइडेड बाई 2 टाइप करेंगे। यहाँ मी एक कीवर्ड है जो मेंबर फंक्शन को रेफर करता है, अर्थात यह कहा जा सकता है मेंबर फॉर्म के नेम को यूज़ नहीं करके हम मी कीवर्ड की सहायता से फॉर्म के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट कूड लर्निंग। सो आज इस वीडियो में हम टेबल में सेव डेटा को लिस्ट व्यू में शो करना सीखेंगे। सो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। लिस्ट आइटम सिंगल डेटा एलिमेंट्स जैसे टेक्स्ट, इमेज आदि कंपोनेंट्स के लिए एक कंटेनर के रूप में कार्य करता है। यह यूज़र के लिए स्क्रॉलेबल लिस्ट फॉर्मेट में डेटा को डिस्प्ले करता है। लिस्ट आइटम्स कलेक्शन का प्रयोग लिस्ट व्यू के एंटिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है तथा ऐड मेथड का प्रयोग न्यू आइटम्स को बनाने के लिए किया जाता है। लिस्ट आइटम का सिंटैक्स लिस्ट व्यू 1 डॉट लिस्ट आइटम्स डॉट ऐड ब्रैकेट इंडेक्स कॉमा की कॉमा टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज। यहाँ इंडेक्स ऑप्शनल है, इसकी सहायता से आइटम्स को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। यहाँ की ऑप्शनल है, इसकी सहायता से आइटम को एक यूनिक स्ट्रिंग दिया जाता है। यहाँ टेक्स्ट एक मेन टेक्स्ट है जो आइटम को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सब आइटम्स लिस्ट व्यू कंट्रोल में सब आइटम्स का प्रयोग डिटेल या रिपोर्ट व्यू में मेन लिस्ट आइटम से संबंधित अतिरिक्त डेटा को शो करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। प्रत्येक लिस्ट आइटम एक रो को रिप्रेजेंट करता है और सब आइटम उस रो के बाद कॉलम को फिल करने का कार्य करता है। टेबल में सेव डेटा को लिस्ट व्यू में शो कराने के लिए लोड इन एलवी नाम का एक प्रोसीजर बनाया गया है। DMI कीवर्ड द्वारा रिकॉर्ड सेट का एक वेरिएबल RS तथा लिस्ट आइटम का एक वेरिएबल I डिक्लेयर किया गया है। क्लियर मेथड द्वारा लिस्ट व्यू के लिस्ट आइटम्स को क्लियर किया गया है। RS के ओपन मेथड द्वारा मास्टर्स टेबल की सभी फील्ड्स को सेलेक्ट करके उन्हें ऑर्डर बाय क्लॉज द्वारा ID से सॉर्ट किया गया है। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दी गई है यदि रिकॉर्ड काउंट 0 से ग्रेटर देन होगा तो मूव फर्स्ट मेथड द्वारा रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट को फर्स्ट रिकॉर्ड पर मूव कर देगा, अर्थात यह फर्स्ट रिकॉर्ड को करंट रिकॉर्ड के रूप में रिटर्न करता है। इफ स्टेटमेंट में वाइल लूप में कंडीशन दी गई है rs.eof फॉल्स होने पर वेरिएबल I में लिस्ट व्यू के लिस्ट आइटम्स के ऐड मेथड द्वारा rs.fieldid.value की वैल्यू को सेट कीवर्ड द्वारा स्टोर किया जाएगा। सेट कीवर्ड का उपयोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस को असाइन करने के लिए किया जाता है। i.subItems1 में नेम फील्ड की वैल्यू को स्टोर किया गया है। i.subItem2 में DOJ फील्ड की वैल्यू फॉर्मेट मेथड द्वारा स्टोर की गई है। rs.moveNext द्वारा करंट रिकॉर्ड को नेक्स्ट रिकॉर्ड की ओर मूव किया गया है। VAND द्वारा वाइल लूप को बंद किया गया है। एंड इफ द्वारा इफ स्टेटमेंट को बंद किया गया है। rs.close द्वारा रिकॉर्ड सेट को क्लोज किया गया है। डेटा को फॉर्म के लोड होते समय लिस्ट व्यू में शो कराने के लिए FRM मेंबर फॉर्म के लोड प्रोसीजर में लोड इन LV को कॉल किया जाएगा। इसके लिए लोड प्रोसीजर में कॉल लोड इन LV टाइप करेंगे। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट कूड लर्निंग। सो आज इस वीडियो में हम डेटा को उनके संबंधित फील्ड्स में शो करना सीखेंगे। सो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल
ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका उपयोग पूरे प्रोग्राम में कहीं भी किया जा सकता है। ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए EMI कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। DMI वेरिएबल नेम एस डेटा टाइप द्वारा ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है। ग्लोबल वेरिएबल को प्रोसीजर से पहले ही डिक्लेयर किया जाता है। सेलेक्टेड आइटम, किसी लिस्ट व्यू में सभी सेलेक्टेड आइटम्स को प्राप्त करने के लिए सेलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। ये सेलेक्टेड लिस्ट व्यू आइटम ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को रिटर्न करता है। DMI कीवर्ड द्वारा VGID नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करके एस कीवर्ड द्वारा इसका डेटा टाइप लॉन्ग डिफाइन करेंगे। डेटा को उसके संबंधित फील्ड्स में शो करने के लिए लिस्ट व्यू के डबल क्लिक प्रोसीजर का प्रयोग किया जाता है। VGID वेरिएबल में lv.selectedItem.text की वैल्यू को स्टोर किया गया है, अर्थात VGID वेरिएबल में मेंबर टेबल के ID फील्ड की वैल्यू को स्टोर किया गया है। TXT नेम की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में lv.selectedItem.subItem1 की वैल्यू को स्टोर किया गया है। DT पिकर की वैल्यू प्रॉपर्टी में lv.selectedItem.subItem2 की वैल्यू को स्टोर किया गया है। सेव कमांड की कैप्शन प्रॉपर्टी में अपडेट वैल्यू को सेट किया गया है। जब हम FRM मेंबर्स फॉर्म को रन करेंगे तथा लिस्ट व्यू पर डबल क्लिक करेंगे तो नेम टेक्स्ट बॉक्स में नेम तथा DD पिकर में डेट की वैल्यू शो हो जाएगी। इस तरह से हम डेटा को उनकी संबंधित फील्ड में शो कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट कूड लर्निंग। आज इस वीडियो में हम डेटा को अपडेट करना सीखेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेटा को अपडेट करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। अपडेट स्टेटमेंट के साथ सेट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। सेट कीवर्ड का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि टेबल में कौन से कॉलम को अपडेट करना चाहिए और उसकी न्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए। अपडेट स्टेटमेंट में सबसे पहले अपडेट लिखा जाता है, उसके बाद टेबल का नाम लिखा जाता है, सेट कीवर्ड लिखा जाता है, कॉलम 1 लिखा जाता है, इक्वल ऑपरेटर लगाया जाता है तथा कॉलम 1 की वैल्यू को लिखा जाता है। इस तरह से जितने कॉलम्स हैं उन्हें उनकी वैल्यूज़ के साथ कॉमा द्वारा सेपरेट करके लिखा जाता है तथा अंत में वेयर क्लॉज लगाकर जो कंडीशन होती है उसे लिखा जाता है। वेयर क्लॉज का प्रयोग डेटाबेस में रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए किया जाता है, जिससे केवल उन्हीं रो को ही अलाउ किया जाता है जो किसी क्वेरी के रिजल्ट सेट में शामिल होने के लिए विशिष्ट शर्तों को पूरी करती हो तथा डेटा मैनिपुलेशन से प्रभावित होती हो। मेंबर फॉर्म के सेव बटन का उपयोग करके हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। लिस्ट व्यू के डबल क्लिक प्रोसीजर में सेव बटन का कैप्शन अपडेट किया गया था। सेव बटन द्वारा ही डेटा को अपडेट करेंगे। सेव बटन पर डबल क्लिक करके क्लिक प्रोसीजर को ओपन करेंगे। ट्रिम मेथड वाले इफ स्टेटमेंट के बाद इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दी जाएगी, यदि सेव बटन का कैप्शन सेव होगा तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एल्स स्टेटमेंट में कंडीशन दी जाएगी, यदि सेव बटन का कैप्शन अपडेट होगा तो अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अपडेट स्टेटमेंट में अपडेट लिखा जाएगा, टेबल का नाम मास्टर्स लिखा जाएगा, सेट कीवर्ड लिखा जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम नेम लिखकर उसकी वैल्यू txt नेम डॉट टेक्स्ट को लिखा जाएगा, कॉमा लगाकर दूसरे कॉलम का नाम DOJ लिखकर फॉर्मेट मेथड में इसकी वैल्यू dtpicker1 डॉट वैल्यू को लिखा जाएगा। वेयर क्लॉज लिखा जाएगा जिसमें कंडीशन ID इक्वल टू VGID दी जाएगी। सेव बटन की कैप्शन प्रॉपर्टी को पुनः सेव करेंगे एंड इफ स्टेटमेंट द्वारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को बंद करेंगे। लोड इन LV प्रोसीजर को कॉल करेंगे। इस तरह से हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट कूड लर्निंग। सो आज इस वीडियो में हम डेटा को डिलीट करना सीखेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज़ किया जाता है। फ्रॉम कमांड का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किस टेबल से डेटा को सिलेक्ट या डिलीट करना है। डेटा को डिलीट करने के लिए मेंबर्स फॉर्म के डिलीट बटन का यूज़ करेंगे। डिलीट बटन पर डबल क्लिक करेंगे। ऐसा करने से डिलीट बटन का क्लिक प्रोसीजर ओपन हो जाएगा। DMI कीवर्ड द्वारा एक वेरिएबल CH डिक्लेयर करेंगे। परसेंटेज सिंबल का यूज़ स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। CH परसेंटेज द्वारा वेरिएबल CH का डेटा टाइप स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। मैसेज बॉक्स में प्रिंट किया गया है आर यू श्योर VB क्वेश्चन मार्क प्लस VB यस नो। VB यस नो की वैल्यू को वेरिएबल CH में स्टोर किया गया है। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दी गई है, यदि यूज़र नो बटन को प्रेस करेगा तो डिलीट बटन का क्लिक प्रोसीजर बंद या एग्जिट हो जाएगा। CNN के एग्जीक्यूट मेथड में डिलीट कमांड डिलीट फ्रॉम मास्टर वेयर ID इक्वल टू $val lv डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट दिया गया है। वेल फंक्शन का प्रयोग स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में चेंज करने के लिए किया जाता है। लोड इन LV प्रोसीजर को कॉल किया गया है जब हम मेंबर फॉर्म को रन करेंगे तथा लिस्ट व्यू में से किसी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके करेंगे तथा डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक इन्फॉर्मेशन मैसेज बॉक्स आएगा कि क्या आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। यदि हम यस बटन पर क्लिक करेंगे तो वह रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और यदि हम नो बटन पर क्लिक करेंगे तो डिलीट बटन का क्लिक प्रोसीजर बंद हो जाएगा। इस तरह से हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।